वेलकम बडीज़। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आरआरबी एनटीपीसी की सारी पीवाईक्यू सीरीज़ आपको करवाऊंगा। ये है आज पहली सीरीज़ जो 2016 में आपके पास एनटीपीसी का पेपर आया था, याद होगा। जो लोग पीवाईक्यू लगा रहे हों, जो उसकी तैयारी कर रहे होंगे, उन लोगों के लिए सबसे ज़रूरी है। थोड़ा सा ये है कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। 100 क्वेश्चन है। हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में ये कवर हो जाए। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि उतने देर के बीच में पूरा एक्सप्लेन भी कर दूं और आपको अच्छे से समझ में आ जाए और उस क्वेश्चन की टाइम लिमिट में वो कंप्लीट भी हो जाए। ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी कंप्लीट पीवाईक्यू 2016 में शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था। देखते हैं, आज पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। अच्छा, इसी में मैथ, रीजनिंग और साइंस सारे क्वेश्चंस मिक्स हैं, तो आप लोग देख लेना कि इसमें से जिसको जिस चीज़ की प्रैक्टिस करनी हो वो उसको पढ़ सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 107.03 टू गेट 96.4। अच्छा, पेन कहाँ है? पेन, ओके। मुझे 107 में से 0.03 में से कुछ ऐसा सब्सट्रैक्ट करना है जो कि x एक नंबर है, जिसके कारण मुझे रिजल्ट क्या मिल जाए? मुझे रिजल्ट मिल जाए 96.4। इसकी जगह पर मैं इसको इधर और इसको इधर भी ला सकता हूँ, यानी कि 107.03 माइनस 96.4 बराबर x। तो x की वैल्यू इसको माइनस कर दोगे, माइनस करोगे 107.03 96.40। 3 में से 0 गया 3, 10 में 4 गया तो 6, यहाँ 0, यहाँ 10 में हो गया तो 1, 10.63। ऑप्शन नंबर बी। पूरी सीरीज को सही से करना, क्योंकि फ्री में कोई भी देखो, कोई भी टीचर, कोई भी एप्लीकेशन आपको फ्री में पूरी पीवाईक्यू सीरीज करा के नहीं देगा। करेक्ट, आगे बढ़े। ए पॉलीगॉन हैविंग 7 साइड इज कॉल्ड हेप्टागॉन। 7 साइड्स कैसे बनती हैं ये बता। 1 2 3 4, आर्टिस्ट हूं मैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड बन गई। इसको हेप्टागॉन बोलते हैं। अगर ये 5 साइड होती पेंटागॉन, हेक्सागॉन होती 6 साइड, ऑक्टागॉन होती 8 साइड, स्क्वायर होती तो 4 साइड, ट्रायंगल होती तो 3 साइड, लाइन होती तो 2 साइड। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा आरआरबी ने टफ सवाल नहीं पूछा आप लोगों से। देखो, व्हाट विल कम इन द प्लेस टू क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर 12 30 30। अच्छा, यहाँ पर सीरीज़ को समझने की कोशिश करो, क्या कहती है ये सीरीज़। 12 में कुछ यहाँ पर मिस्टेक है क्या? अच्छा, ये 20 है, सॉरी, ये 20 है। 12 20 30, ठीक है। 6 + 6 करो, क्या आएगा? 12। फिर इस 12 को यहाँ लिखो, 12 + 8 करो तो क्या आएगा? 20। फिर 20 को यहाँ लिखो, 20 + 10 करो तो आएगा 30। फिर 30 को यहाँ लिखो, 30 + 12 तो क्या आएगा? 42। 42 को यहाँ लिखो, 42 + 14, मतलब हर में 2 2 2 2 2 2 2 बढ़ता जाएगा, यानी कि हो जाएगा क्या? 56। इसका सही उत्तर क्या होगा? 56, नहीं सॉरी 42। 42 होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। इन विच ईयर वॉज रोलेट एक्ट पास। रोलेट एक्ट सबको पता है, जो लोग हिस्ट्री पढ़े हैं, 1919 में आया था। इसी की वजह से सारे जो कि एक तरह से कह सकते हैं, मान लो मैं एक आदमी, मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी आज़ादी को दबा दिया गया। आपकी सेटिंग हुई, आपकी सेटिंग ने आपकी आज़ादी ख़त्म कर दी। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो, ये वही था रोलेट एक्ट। जितने भी सिटीजन्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे,
भारत के आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए प्रोटेस्टिंग सिटीजन्स थे, या कोई भी नेता था या फिर कोई भी मंत्री, एनीबॉडी, प्रेस की जितनी आज़ादी थी, आजकल क्या होता है प्रेस कुछ भी बोल देती है कि उसने उसको मारा, ऐसे कैसे कर सकता है कोई, उसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया। ये सारी चीज़ों को रोलेक्ट एक्ट में दबा दिया गया था। और रोलेक्ट एक्ट आया कब था? 1990 में। रोलेक्ट एक्ट आया था 1990 में। ठीक है भाई, इसी की वजह से रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। और जालियांवाला बाग मसाकर सबको याद होगा, इसी की वजह से यही एकमात्र फसाद की जड़ है जिसमें बिना ट्रायल के लोगों को एग्जीक्यूट करने की परमिशन दी जाती थी। ट्रायल नहीं होता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस फ्रीडम खत्म। रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह किया था किसने? गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, राजीव सेड द गर्ल इज अ डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर मतलब उसके फादर हुए, और उसके फादर की लड़की मतलब उसकी बहन हुई। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 स्टूडेंट नेमली प्रियंका, मैरी, आशा एंड सुनील एंड रेयान। अच्छा, इतना बड़ा देखने से पहले एक चीज समझ लो, इसको P मान लो, इसको M मान लो, इसको A मान लो, इसको S और इसको R, ताकि आसानी रहेगी इसको पढ़ने में। स्टैंडिंग इन स्ट्रेट लाइन, प्रियंका स्टैंडिंग अहेड ऑफ रेयान। प्रियंका स्टैंडिंग अहेड ऑफ रेयान, ये मान लो कि लाइन इधर से शुरू हो रही है। सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन रेयान एंड आशा। सुनील रेयान और आशा के बीच में खड़ा है। ठीक, बस जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ वैसे वैसे उसको लिखते जाओ। रेयान इज स्टैंडिंग बिटवीन सुनील एंड मैरी। रेयान इज स्टैंडिंग बिटवीन सुनील एंड मैरी। अब मैरी यहां होगी तभी तो रेयान यहां खड़ा है। हु इज स्टैंडिंग फर्स्ट इन द लाइन? P, यानी कि प्रियंका। प्रियंका बेटा, आगे बढ़ते हैं। एज हाइट इज 5/8 ऑफ B's हाइट। एज हाइट इज 5/8 ऑफ B's हाइट। बस इतना लिखना है। ठीक, तो B/A का क्या हो जाएगा? A/B, B अगर कर ले तो A/B का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/8। अगर मैं A को इधर ही रख दूं, B को उधर से इधर ले आ दूं नीचे उसके, अगर ये B यहाँ आ जाएगा डिवीजन में, तो A/B हाइट का रेशियो 5/8। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ B's हाइट टू A's हाइट, मतलब मुझे ये B/A निकालना है। B/A निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 8/5, यानी कि 8:5, 8/5। करेक्ट, आगे बढ़े। हाँ, ये तो हो गया है। फाइंड द ऑड वन आउट, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कंप्यूटर डिस्क। ये सारी जो चीज़ें हैं ये कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। ये भी कीबोर्ड भी कंप्यूटर में लगता है, डिजिटल कैमरा है कंप्यूटर में नहीं लगता है, मतलब ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। डम्बुला गोल्डन टेम्पल इज लोकेटेड इन। डम्बुला गोल्डन टेम्पल एक श्रीलंका का मंदिर है जिसमें 184 शायद गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं। ऐसे 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 आप देखोगे, और 4 उसमें गॉडेस और 2 गॉड की मूर्तियां हैं। कहाँ पे स्थित है ये श्रीलंका में है। अरे श्रीलंका। Find the 2 consecutive numbers when thrice the first number is more than twice the second number. Find the 2 consecutive number में हम क्या ले लेंगे? पहला नंबर मान लो x है, दूसरा क्या है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है? एक के बाद एक के बाद एक। मान लो मैं कहता हूँ स्टैंड इन ए कॉन्जिक्यूटिव लाइन, मतलब कि एक के बाद एक के बाद खड़े हो जाओ बिना किसी गैप के। थ्राइस द फर्स्ट नंबर, यानी कि 3x इज मोर देन ट्वाइस द सेकेंड नंबर। मोर देन है मतलब माइनस कर दोगे तो 2 आ जाएगा। ट्वाइस द सेकेंड नंबर बाई कितना? बाई 5। इसको सॉल्व कर दो। 3x माइनस 2x माइनस, ये -2 और +1 की मल्टीप्लिकेशन करेगा तो -2 ही आएगा, बराबर 5। 3x माइनस 2x क्या आ जाएगा? x
और ये इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा 7, यानी कि x अगर 7 है तो वो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 7 and 8। ओ भाई साहब ये कौन आ गया? अरे बॉडी वॉडी देखो जरा, मेरे से ज़्यादा अच्छी बॉडी है इसकी, बताओ। ये भाई साहब थे, नेम द बॉक्सर हुज निकनेम इज द रियल डील। रियल डील इसलिए था क्योंकि ये बेटिंग में काफ़ी फेमस थे। इनका नाम है इवैंडर होलीफील्ड। ये अमेरिकन बॉक्सिंग फेडरेशन के एक काफ़ी अच्छे नोन चैम्पियन थे बॉक्सिंग के। इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन में भी इन्होंने कम से कम 13 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं। बाद में अंडर फाइटिंग चले गए थे, अंडर स्ट्रीट फाइटिंग्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द हैकर? हैकर है भाई, हैकर मीम तो देखा ही होगा। पर्सन हु सेल्स गुड्स इन स्ट्रीट, उसको वेंडर बोलते हैं। पर्सन हु यूजेस कंप्यूटर टू गेन अनऑथराइज्ड डाटा, ठीक है, ये हैकर है क्योंकि वो अनऑथराइज्ड है। हैकर मतलब कोई भी डिजिटली इंफॉर्मेशन ले रहा है गलत तरीके से। पर्सन हु सेल्स कंप्यूटर ऑनलाइन, वो तो रिटेलर हो गया, मान लो ई कॉमर्स रिटेलर बोल सकते हैं। पर्सन हु रिकॉर्ड्स फोन कॉल, इम्पॉसिबल। मतलब पर्सन हु यूजेस कंप्यूटर टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ डाटा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे हैकर है भाई, हैकर। एम्परर अशोका वो सक्सेसर ऑफ, यार एक मूवी आई थी द ग्रेट किंग अशोका थी या अशोका द किंग थी या सिर्फ अशोका थी, शाहरुख खान की मूवी थी, याद करो। जिस साम्राज्य के लिए वो लड़ रहा था, कहा था ना, बिंदुसारा थे उसके पिताजी का नाम, जो कि सेकंड सक्सेसर थे मौर्यन एम्पायर, ये अशोक, ये क्या बोलते हैं उसको, गुप्ता एम्पायर। उन बिंदुसारा के जो लड़के थे उसमें से एक थे अशोक, तो उनके फादर का नाम था क्या? बिंदुसारा। द ग्रेट किंग अशोका के फादर। ब्लंट इज रिलेटेड टू शार्प। अच्छा, जब इंग्लिश में एक वर्ड बोलता हूँ मैं कि आई एम टू ब्लंट फॉर यू, मतलब यू कैन नॉट हैंडल मी बिकॉज आई एम सो ब्लंट दैट योर टॉलरेंस लेवल इज़ नॉट मच टू हैंडल मी। उसी तरह कहते हैं कि आई एम टू शार्प, तो मतलब ये उसका एंटोनिम हो गया। ब्लंट मीन्स उसी तरह से में सो क्या है? सो मतलब कहते हैं गांव में खेत की बोआई हो रही है, मतलब आई एम सोइंग द सीड। और वही अगर मैं जाऊं उसको काटने, मतलब आई एम रीपिंग द, ये क्या नाम है, क्रॉप। मतलब मैं सो रहा हूँ, मतलब उसको सो वाला सो नहीं कि सो गए, सो मतलब बोना और रीप मतलब उसको उखाड़ना, दोनों ही एक दूसरे के एंटोनिम से रिलेटेड है, यानी कि रीप हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ो। मोहन इज टॉलर देन रोहन बट शॉर्टर देन फरहान। अच्छा, अब देखो इन सब क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है कि जैसे जैसे क्वेश्चन इंस्ट्रक्ट करता जा रहा है वैसे वैसे उसको लिखते जाओ, कोई भी वो नहीं करना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। मोहन है वो क्या है? इज टॉलर देन रोहन बट शॉर्टर देन फरहान, मतलब फरहान यहाँ पर अभी इन तीनों में सबसे लंबा है। आगे का नहीं पता, आगे हम पढ़ते हैं। कनन इज शॉर्टर देन मोहन, मतलब कि मोहन और इसके रोहन के बीच में कनन भी है, ठीक। बट टॉलर देन रोहन, कनन इज शॉर्टर देन मोहन बट टॉलर देन रोहन, आ गए अपने आप। शंकर इज टॉलर देन रोहन, मतलब कि रोहन और पीछे जाएगा। शंकर इज टॉलर देन रोहन एंड फरहान, मतलब शंकर फरहान से भी लंबा है और ये अपनी जगह पर ही रहेगा रोहन। तो सबसे लंबा यहाँ पर कौन है? सबसे लंबा जाहिर सी बात है, अगर अभी तक फरहान था तो सबसे लंबा क्या होगा? शंकर। शंकर जो है यहाँ पर सबसे लंबा है। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ द टू एंगल्स ऑफ एन राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल? राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है? कुछ ऐसा दिखते हैं ये भाई साहब, ठीक है, ये 90, ठीक, 90 डिग्री को दो पार्ट में कर लो। सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 45 डिग्री, करेक्ट। आगे बढ़ो। द डेजर्ट एडजॉइनिंग द थार डेजर्ट इन पाकिस्तान इज नोन एज, देखो ये क्या है? जैसलमेर। बड़ा घूमने जाने का मन था यार, यहाँ पर जा नहीं पाया, अफसोस, किस्मत ही खराब है। जाऊँगा, जल्दी जाऊँगा घूमने। ये क्या है? पाकिस्तान।
अब ये एक डिज़र्ट है, ये जो एरिया है ये एक डिज़र्ट है जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर को इंडिया के बॉर्डर से कनेक्ट करता है, जिसका नाम क्या है? कोलिस्तान। कोलिस्तान का डेजर्ट है। जाओ यार यहाँ घूमने, जैसलमेर बहुत बढ़िया जगह है। अगला क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज 300 किलोमीटर्स। ये क्या है? पॉइंट ए। ये क्या है? पॉइंट बी। अब इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है? 300 किलोमीटर। Two scooters riders start simultaneously from A to B towards each other. The distance between them after 2.5 hours is 25 kilometers. 2.5 किलोमीटर ये चल चुके हैं, ये एक्स स्कूटर और ये वाई स्कूटर। अब इनके बीच में जो ये डिस्टेंस बची है वो 25 किलोमीटर की बची है। ठीक, किलोमीटर। आगे पढ़ो क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ वन स्कूटर इज 10 किलोमीटर आवर मोर देन द अदर। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच स्कूटर इन किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है तो वैसे ये फिजिक्स का क्वेश्चन, सॉरी मैथ का क्वेश्चन, बट यहाँ पर एक दूसरे रेफरेंस में इस क्वेश्चन को पूछा है। अच्छा, 25 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस बची है, टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर थी, अभी भी 25 किलोमीटर बची हुई है, तो मतलब डिस्टेंस कितनी कवर कर लिए वो लोग? 275 किलोमीटर। 275 किलोमीटर वो लोग कवर कर लिए कितने देर में? 2.5 घंटे में। टाइम इनको कितना लगा? 2.5 आवर्स। अब मुझे इसमें क्या निकालना? फाइंड द स्पीड ऑफ ईच स्कूटरिस्ट। एक की स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर, उससे ज़्यादा, यानी कि x + 10 किलोमीटर पर आवर। मेरे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, मेरे पास टाइम दिया हुआ है, मैं उसको कैसे निकालूंगा भाई? स्पीड इंटू x इंटू क्या था स्पीड? 2.5 था ना? हाँ, टाइम ये रहा 2.5। स्पीड इंटू टाइम प्लस दूसरे स्कूटर का क्या था, क्योंकि दोनों स्कूटर ने साथ मिलकर चलाई शुरू की थी अपनी, और वो कितना टोटल कवर किए? 275 किलोमीटर। तो दोनों की स्पीड और डिस्टेंस एक साथ ही जोड़ेंगे, इंटू प्लस x + 10 इंटू इसको भी उतना ही लगा, और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है? 275 किलोमीटर। तो 2.5x प्लस 2.5x प्लस 25 बराबर 275 बाई 5x इक्वल्स टू 25 उधर चला जाएगा तो 250, x बराबर 50। यानी कि एक स्कूटर 50 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है, एक स्कूटर x + 10, यानी कि कितने की स्पीड से चल रहे हो भाई? गंदा मत हो। x + 10 यानी कि 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा है, स्पीड से। दोनों की स्पीड क्या आ जाएगी? 50 और 60। क्लियर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। रीड इज रिलेटेड टू बुक। ओके, रीड बुक से रिलेटेड मतलब बुक को क्या करते हैं? रीड करते हैं। इन द सेम वे डॉक्टर इज रिलेटेड टू स्टेथोस्कोप। डॉक्टर किससे रिलेटेड है? स्टेथोस्कोप से। क्या है भाई? जो आला लेके डॉक्टर घूमते हैं उसी को तो इंग्लिश में स्टेथोस्कोप कहा जाता है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 to 100? अभी मैंने प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स की क्लास में बताया था कि 10 प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो कि उनके बीच में आते हैं। ठीक, 10 प्राइम नंबर्स जो कि डिवाइड नहीं हो सकते। 51, 53, 57 भी तो होता है, 63, 67, नहीं 63 नहीं होता है,
57 67 और क्या होता है 71, कितना हुआ 5, 79 भी होता है, 83 भी होता है, 97 भी होता है। और कौन सा नंबर होते हैं भाई? 3 3 6 2 8। और कौन से 2 नंबर होंगे? याद नहीं आ रहा। 85 86 89 93 93 नहीं, 93 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 2 नंबर कौन से हैं? 61 67 53 59 71 73 89। 71 और 89 छूट रहा है ना यहाँ पे, 71 और 89, टोटल 10। ठीक, आगे बढ़ो। When did वास्को दी गामा, अच्छा वास्को दी गामा कब आए थे इंडिया? अच्छा, सबको पता वास्को दी गामा कहाँ के थे? ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कौन से कंट्री का ये था आदमी। 1492 में ये इंडिया आए थे, पोर्तुगल के थे। इनको कैलीकट के राजा ने रिसीव किया था। कैलीकट के जो उस समय राजा थे वो इनको रिसीव करने गए थे। ठीक, और तो कुछ पूछा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लेना, ये यूरोप से इंडिया तक का जो सी रूट है वो इन्होंने ही निकाल के दिया था भाई। यूरोप से इंडिया सी रूट से कैसे आओगे? कौन दिया था? वास्को दी गामा। अगला क्वेश्चन, XCV। अच्छा, रोमन नंबर XCV6 कैसे लिखोगे? C माइनस एक्स प्लस। इसका मतलब क्या होता है? C मतलब 100, X मतलब 10, ये एक ब्रैकेट में प्लस 5 प्लस 1, इसका मतलब 5 होता है। सबको पता है ना, C मतलब 100, L मतलब 50, X मतलब 10, इसका मतलब होता है 5, इसका मतलब होता है 1। अगर ये 2 बार होता तो ये 2, ये 3 बार होता तो ये 3, अगर ये ऐसे होता तो ये क्या हो जाता? 4। करेक्ट, समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा? 90 प्लस 6 यानी कि 96 हो जाएगा इसका सही उत्तर, XCV1। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 35828 एंड देयर HCF इज 26। देखो, एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइड बाई HCF इक्वल्स टू LCM ऑफ दैट नंबर। मुझे लग रहा होगा देख के कि यार इस सवाल में मैं LCM निकालूंगा, HCF निकालूंगा और क्या क्या करूंगा, बट उसकी जगह मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस नंबर को डिवाइड करना 26 से। 35828 को 26 से डिवाइड कर दो। चेक करो, ये 13 और 2 दोनों से कट रहा है। 26 1 एक बार काटेगा, इसको कितना बचा? 98। फिर उसको कितनी बार काटेगा? 3 बार। फिर 6 7 1378। ठीक है, ऑलमोस्ट वी आर क्लोज टू कंप्लीटिंग आवर 25% ऑफ द क्वेश्चन। फाइंड द ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ओके, इसमें ऑड वन आउट क्या हो सकता है बताओ? 30 सेकंड है तुम लोगों के पास, देखो कितनी रीजनिंग अच्छी है तुम लोगों की। सारे नंबर्स, एक यहाँ पर पैटर्न नोट करना, सारे नंबर्स क्या 4 से डिवाइड हो रहे हैं? 4 4 4 4 और 4। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 7। इसको डिवाइड करोगे 11। इसको करोगे 4 1 4, 7 चौक 28 17, इसको 20, 4 दूना के 8, 4 3 12। ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं सिवाय इसके। 20 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो 20 का जो मेन मूलाधार नंबर था 80, वो हो जाएगा मेरा ऑड वन आउट।
चलो जाओ। हु इन्वेंटेड पेंसिलिन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने ये इन्वेंट किया था पेंसिलिन। पेंसिलिन तो जानते ही होंगे सब लोग, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले आरआरबी कि नोबेल प्राइज़ जो है कि फिजियोलॉजी में किसको मिला था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी? पेंसिलिन की। कब की थी? 1928 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अमन एंड अजय सेपरेटली कैन बिल्ड अ वॉल इन 9 days। बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, ये क्वेश्चन दोबारा कभी लाइफ में गलत नहीं होगा। अमन एंड अजय 2 आदमी हैं, एक 9 दिन में दीवार बनाता है, एक 12 दिन में दीवार बनाता है। इन हाउ मेनी डेज कैन दे इरेक्ट द सेम वॉल इफ दे वर टुगेदर? अमन 9 दिन में बनाता है, मान लो उसकी जगह पे कोई होता बी जो कि 12 दिन में बना रहा होता, तो एक दिन का जो इनका काम है वो क्या हो जाता? 1/9 और 1/12। ये तो ये एक दिन में सेपरेटली काम कर रहे हैं, तो साथ में काम करेंगे तो क्या होगा? 1/9 + 1/12। एलसीएम लोगे तो 36 आ जाएगा। कोई भी इससे जस्ट बड़ा नंबर जो दोनों से डिवाइड होता हो उसी को एलसीएम बोलते हैं। 4 + 3 यानी कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक दिन में वो 7/26 यानी कि 7/36 काम करेंगे। उसको टोटल करने के लिए कि पूरा काम कितने दिन में करेंगे उसको जस्ट उल्टा कर दो। जैसे यहाँ पर 9 को 1/9 किए थे, आखिरी में जाके इसको दोबारा उल्टा कर दो तो ये 36/7 हो जाएगा। यानी कि 7 × 5 = 35, बचा ऊपर 1, 7 कंप्लीट 1/7 डेज। ये हो जाएगा, ये ऐसे ही है 5 1/7। ठीक, आगे बढ़े। सिंप्लीफाई। लो आ गया ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। 1 अच्छा एक फॉर्मूला है sin² थीटा + cos² थीटा। जिन लोगों ने भी मैथ पढ़ी होगी 6th 7th में ये चीज़ आती है, 6th 7th का सवाल है ये, =1। तो अगर मैं इसको में से किसी भी एक को उस साइड ले जाऊँ, जैसे मान लो मैं sin² थीटा को ले आता हूँ, तो cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट नहीं? अगर मैं cos² थीटा को उधर ले जाता तो 1 - cos² थीटा बराबर sin² थीटा। मतलब कि ये दोनों के बीच में डिवीजन का रूल है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 - sin² थीटा की cos² थीटा, cos² थीटा। इसकी वैल्यू क्या आ गई? sin² थीटा, क्योंकि दोनों डिवाइजन में है। अब अगर sin² थीटा डिवाइड बाई cos² थीटा होता तो ये हो जाता क्या? tan² थीटा। cot² थीटा के बराबर हो गया ये। यहाँ सब में cot² है यार, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। इफ काउ इज 41, हाउ काउ इज 41? क्योंकि सी क्या है? सी 3 पे है। अच्छा, इसको लिखने का भी एक तरीका है, सबको पता है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R। इसकी नंबरिंग करते जाना है ऐसे। ठीक, अब ये कैसे किया है यहाँ पर दिमाग तो देखो जरा महाशय का। काउ 41 कैसे है? क्योंकि 3 ओ की जगह पर क्या आ रहा है? ओ की जगह पे आ रहा है 15, यानी कि 15 + 3 प्लस डब्लू की जगह पे क्या आ रहा है? 23। सबको जोड़ दो, 3 5 3 3 3 6 5 11 2 3 4 41 आ गया। उसी तरह गोट 43। देन डॉग क्या होगा? डॉग हो जाएगा 4 15 19 और जी कितने पे आ रहा है? वेयर आर यू जी? 7।
15 × 19 = 7 × 26, यानी कि 26 हो जाएगा इसका सही आंसर। बस खाली जो लेटर्स दिए हैं उसको अल्फ़ाबेट्स को नंबरिंग में काउंट करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी कराएं या और धीरे धीरे कराएं। कर्णम मल्लेश्वरी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? कर्णम मल्लेश्वरी, इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग फ़ोटो थी, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं, वरना मैं दिखाता आपको। नेहरू जी के साथ कर्णम मल्लेश्वरी की फ़ोटो आप सर्च करना। ये क्लासिकल डांसर थी। अच्छा नहीं, कर्णम मल्लेश्वरी नहीं थी वो कर्णम मल्लेश्वरी तो वेट लिफ्टर थी यार, वेट लिफ्टर थी जो कि 52 केजी के क्राइटेरिया में खरीदती थी। सॉरी 52 केजी के बेल्ट में खेलती थी। ये ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल लाई थी सबसे पहले वेट लिफ्टिंग में, ब्रॉन्ज मेडल। जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे क्लास 2nd या 3rd में दिया हुआ कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, कैसे एक गांव था वहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी, उसने कैसे कैसे अपनी वेट लिफ्टिंग की जर्नी शुरू की। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ना टाइम हो तो। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, अरे कहाँ चला गया? हाँ, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब होता है? क्या हो रहा है भाई? हाँ बताओ, वर्ल्ड का ट्यूबरकुलोसिस डे कब होता है? कहाँ तक पहुँचे हम लोग? हाँ 30 नंबर क्वेश्चन था। जिन लोगों को भी लगातार खांसी आती है, बीड़ी सिगरेट धूम्रपान करने वाले लोग जान जाएं कि 24 मार्च 1884 से 24 मार्च को टीबी डे मनाया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस डे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक ओनली तमिल। ओके, अच्छा इसका एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख के बताऊंगा, ग्राफिकल क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन। एक क्लास है जहाँ पर टोटल टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 28 है, ठीक है भाई। तमिल पूछा है ना, जो कि तमिल बोल सकते हैं, और 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि तेलुगु बोल सकते हैं। ये क्या है? तमिल। और उस क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 40। अब देखो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक ओनली तमिल। ओनली तमिल कितने लोग बोल सकते हैं? इसको जोड़ो, हमेशा याद रखना, ओनली पूछ दे तो 28 + 20 48, जो भी स्ट्रेंथ है उसमें से माइनस, यानी कि 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोनों ही लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ तमिल बोलने वाले कितने हैं? 28 - 8 यानी कि 20। और टोटल तेलुगु बोलने वाले कितने हैं? टोटल तेलुगु बोलने वाले 20 थे, तो 8 घटा दो, कितने बचेंगे? 12। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज। जो दोनों ही लैंग्वेज निकाल पाते थे, मैंने पहले ही बताया था कि दोनों ही लैंग्वेज निकालने के लिए क्या तरीका है। मान लो ये एक पूरी आपकी क्लास है इतनी बड़ी, उसमें आपके कुछ बच्चे हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। 28 एक ग्रुप है, 20 एक ग्रुप है। 8 वो बच्चे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोल लेते हैं, स्ट्रेंथ आपकी क्लास की 40 है। तो दोनों बच्चे पूछा है कि कौन सी लैंग्वेज बोल लेते हैं, कितने? तो टोटल 8 बच्चे हैं ऐसे जो कि दोनों ही लैंग्वेज बोल लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। सर्कल इज रिलेटेड टू सर्कमफरेंस द सेम वे स्क्वायर इज रिलेटेड टू व्हाट? सिंपल है, ये सर्कल है। मान लो मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूँ एक सर्कल बनाना, और एक सर्कल बनाता हूँ, तो जो ये पूरी डिस्टेंस मैंने कवर की, यही इसका क्या है? सर्कमफरेंस। सेम उसी तरह अगर ये स्क्वायर का एक पॉइंट है जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो स्क्वायर बनाते समय मैं क्या देखूंगा कि यहाँ से जब मैं कंप्लीट किया ये पूरी जर्नी, तो ये क्या है इसकी? पेरीमीटर।
पेरीमीटर। In a certain code language, America is written as 1734651. India is written as 68961. Then Canada will be written y. अब देखो यहाँ पे कुछ लोग क्या करेंगे, सबसे जो सिली मिस्टेक करेंगे लोग कि देखेंगे कि सी तो क्या है 3 नंबर पे आता है, लेकिन 3 से तो यहाँ से कोई शुरू ही नहीं हो रहा है। अब क्या करोगे, दिमाग यही तो लगाने वाली बात है। अमेरिका में सी के नंबरिंग में क्या दिया हुआ है 5, मतलब कि मेरे पास ये 2 ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो गए। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हो ये बताओ। एन की जगह पर, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इसको हम काउंट ही नहीं। एन की जगह पर क्या है, अमेरिका या इंडिया में से कुछ है एन की जगह पर। इंडिया इज रिटर्न है 68, यानी कि एन की जगह पर क्या है मेरे पास 8 है। तो मैं ऑप्शन नंबर बी, विद इन 10 सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व होगा रीजनिंग का। लेकिन अगर लगाने बैठ गए तो पहले तो गलत ही लगा दोगे, 1 2 3 करने लगोगे और उसके बाद पता नहीं क्या करोगे। इफ ऑल द नंबर्स गिवन बिलो आर अरेंज्ड इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, विच नंबर विल कम इन द मिडिल। सबसे पहले तो सबसे पहला वाला देखो कि सबसे पहला वाला कौन सा है। 4 4 4 4 4, सब में 4 है। फिर उसके बाद उस सबसे बड़ा कौन सा होगा जिसमें सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी कि 4 6 6 5। बताओ 4 6 6 5 होगा कि नहीं सबसे बड़ा। उससे छोटा क्या होगा जिसके बाद 5 या 4 होगा, 4 तो होगा नहीं क्योंकि 5 होगा। तो इन दोनों में से देखो कौन सा होगा, 5 6 5 6 5 6 5। 2 नंबर सेम ही है क्या, 4 5 6 5 4 5 6 5। तो एक नंबर हटा दो इसमें से, इस नंबर को काउंट ही मत करो। 2 नंबर सेम कैसे हो सकता है। अगला नंबर होगा इसका 4 6 5 5, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है 4 6 5 5। उसके बाद आएगा 4 5 6 5, उसके बाद आएगा 4 5 6 5, फिर आएगा आपका 4 4 6 5। ये 2 नंबर गलत है, इसको काट दो, एक ये और एक ये। ठीक, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार। सब लगभग बिहार के सारे क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा हुआ है सारे पेपर्स में कि सौरो ऑफ बिहार क्या है। दामोदर नदी दामोदर बेसिन से आती है। ये रहा उसका दामोदर बेसिन से निकलने वाली सौरो ऑफ बिहार। हर साल बाढ़ आने का कारण बिहार में दामोदर नदी है, इसीलिए कहा जाता है दामोदर नदी इज सौरो ऑफ बिहार। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। आर्टरीज कैरी ब्लड दैट इज फिल्ड विथ। आर्टरीज वो होती है जो आपसे आपके ब्लड को दूर ले जाती हैं। ये देखो एक साइड में पूरे दिख पा रही है, कैरोटाइड आर्टरी, सब क्लैविन आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी। ये सारी वो हैं जो आपके इससे हार्ट से ऑक्सीजन जो कैरी होती है उन सारे ब्लड्स को दूर ले जाती है, इसीलिए इसको यहाँ क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन कैरिंग आर्टरी। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अमेंड किया गया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो थी उसका अब्यूज़ ना हो इसलिए उसको अमेंड किया गया था पहली बार कब, 1951 में। पहली बार नेहरू जी ने ये अमेंडमेंट किया था 1951 में, जिसको पार्लियामेंट ने पास किया था। इन अ रेस इफ़ यू ओवरटेक लास्ट बट वन कांस्टेंट एट अ पोजीशन। देखो मैक्सिमम मेरे पास ये क्या दिया हुआ है कि 4th फ्रॉम द लास्ट, मतलब कि 4 ही लोग हैं रेस में। तो ओवरटेक द लास्ट मतलब कि 4 लोग रेस में हैं, 1 2 3 4। अब आप यहाँ से ओवरटेक करके आ गए, ओवरटेक फ्रॉम द लास्ट कंटेस्टेंट एट व्हाट पोजीशन यू आर। और कोई पोजीशन दी नहीं, मतलब आप 3rd पे ही होगे, तो 3rd फ्रॉम द लास्ट। कितना इजी क्वेश्चन है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू
कोई डाउट इस क्वेश्चन में? भाई 1 GB डे का आपको डेटा मिलता है, आप देखते हो 1000 KB में 1 MB होता है, 1000 MB में करीब करीब 1 GB होता है। ठीक, तो 1000 × 1000 करो, गीगाबाइट हो जाएगा। आगे बढ़े। हाउ मेनी मून, अच्छा मार्स के पास दुनिया को पता है 2 मून्स है, डिमियोस एक का नाम है जो दूर वाले का है। दोनों को फियर और उसके नाम से, थ्रेट और फियर के नाम से जाना जाता है शायद, फोबियोस एंड डिनोस, फोबियोस और डिनोस, ये दोनों ब्रदर। मार्स के पास 2 चंद्रमा है, याद रखना। वहाँ के तो आशिक भी यही कहते होंगे कि 2 चांद है, बताओ तुम्हें दोनों में से कोई एक ला के दे दूँ। आगे बढ़ो, जाओ, अरे जाओ यार। इफ cot A = 12 / 5 देन sin A + cos A × cosec A क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बड़ा फेवरेट टॉपिक लग रहा है। sin A + cos A बहुत इजी भी है। sin A + cos A × cosec A को 1/sin A लिखते हैं, cosec A को 1/sin A लिखते हैं × 1/sin A। मल्टीप्लाई कर दो, 1/sin A 1/sin A कट जाएगा, यानी कि 1 + cos A / sin A हो जाएगा। cos A / sin A सबको पता है, 1 + cot A होता है। और cot A का क्या है, 12/5, तो 1 + 12/5 करोगे तो क्या आएगा, 17/5। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल पलक झपकते सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सैटेलाइट? लूना 10, वो जो चलाते हैं ना TVS की लूना, उसी का 10 नाम से याद रखना। लूना 10 एक ऐसी सैटेलाइट थी जो पहली बार मून के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट के तौर पे लॉन्च की गई थी, लूना 10। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिप्रस? सिप्रस मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है, ये रहा, जिसकी राजधानी क्या है, निकोजिया। लेबनान वगैरह तो सबको याद ही होगा, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था ये चीज़। आगे बढ़ो। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स, अच्छा CCITRKE टू फॉर्म ए मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, फाइंड द 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द वर्ड। अभी सब लोग देख रहे होंगे इंडिया इंग्लैंड की कौन सी सीरीज चल रही है, क्रिकेट की सीरीज चल रही है, क्रिकेट की सीरीज चल रही है। 5th वर्ड कौन सा, 1 2 3 4 5, यानी कि अनस्क्रैम्बल से स्क्रैम्बल कर दिया इसको। आगे बढ़ो। Which of the following word will come at the 3rd place if all the words are arranged in alphabetical order? सबको इस दुनिया में पता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो तो S सब में है, I सब में है, यहाँ तक मुझे कुछ भी नहीं देखना है, लेकिन M पहले आता है तो सिंपल आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद हम इन तीनों में से कंपेयर करेंगे। ये अब हट गया, इसको छोड़ दो, भूल जाओ इसको, ये आ चुका है। अगला वर्ड क्या होगा, SIN 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 सब में है, सबको पता है कि G ABCDEFG पहले आता है, तो SING। अब E आता है कि L आता है, सबको पता है E आता है, ABCDE, तो ये सिंगर हो जाएगा। उसके बाद अगला वर्ड क्या होगा, सिंगर आ गया, सिंगल फिर से आएगा क्योंकि वही उसके जस्ट बाद था, और फिर आएगा सिनिस्टर, सिनिस्टर, करेक्ट। आगे बढ़े। अरे ये क्या है, ये कौन आ गया हमारे स्क्रीन पे, मृणालिनी सारा भाई। सारा भाई कौन थी, who passed away recently was associated with classical dance। ये एक क्लासिकल डांस करती थी, काफ़ी मतलब किसी इंसान से बात करते हुए इनकी फ़ोटो ली गई है। आगे बढ़े। इफ़ योर फादर इज़ कॉल्ड योर मदर एंड योर मदर इज़ कॉल्ड योर ब्रदर इज़ कॉल्ड योर सिस्टर एंड योर सिस्टर इज़ कॉल्ड योर फादर, देन हाउ विल यू कॉल योर सिस्टर?
अगर सिस्टर फादर को कॉल कर रही है और तो फादर कौन होगा, सिस्टर ही होगा भाई। दो ऐसे है, ये सिस्टर ये फादर है। अगर फादर को मैं सिस्टर बोलूं तो सिस्टर को फादर ही तो बोलूंगा। फाइव गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, ये मैं हूं, मेरे सामने एक रो है जहां 5 लड़कियां बैठी, 1 2 3 4 5। रूही एंड मनाली आर सिटिंग टू द राइट। रूही एंड मनाली आर सिटिंग टू द राइट ऑफ ऊर्जा। ओके, ये मान लो ऊर्जा है, ये रूही है और मनाली है, ये इसके साइड राइट में बैठी हुई है। ध्वनि इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन मनाली एंड तान्या। ध्वनि मनाली एंड तान्या के बीच में बैठी हुई है, ठीक। हु अमंग द सिटिंग द मिडल ऑफ द रो? मनाली। मनाली। कितना आसान है ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन को बनाना। मुझे तो इसमें थोड़ा भी टफनेस नहीं दिखाई दे रही। कोई ऐसा टफ क्वेश्चन आता जिसको कराने में थोड़ी सी मुश्किल वगैरह होती तो समझ में आता। आगे बढ़े। हाउ मेनी गर्ल्स आर सिटिंग बिटवीन ध्वनि एंड रोही? अरे यार अभी तो बनाया था। मनाली बीच में थी, फिर से बनाना पड़ेगा क्या? ठीक। हाउ मेनी गर्ल्स आर सिटिंग बिटवीन ध्वनि एंड रूही? ध्वनि एंड रूही के बीच में कितने लोग हैं? 2। ठीक। RUMDT याद रखना बस। आगे बढ़ते हैं। हु इज सिटिंग? फिर से लिख लो, RUMDT। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ तान्या? ध्वनि। आगे। A man buys 144 oranges for rupees 360. He sells them at the gain of 10%. ओके, देखो 360 का खरीदा उसने, 10% के सेल में बेचा, यानी 110% हो गया। तो ये कितना होगा भाई? 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, मल्टीप्लाई करो 11 से 66, 11 3 36, 366 रुपये में उसने वो ऑरेंजेस बेच दिए। 336, 360 और 396 होगा ना ये। 11 छके 66, 11 3 33 और 6 396 रुपये में उसने वो बेच दिया। एट वॉट रेट पर डजन शुड ही सेल देम? ओके, पर डजन। क्वेश्चन मैन बाइज 144 ऑरेंजेस फॉर रुपीज इतना, ही सेल्स देम एट गेन ऑफ। अच्छा, पर डजन में ये रेट पूछा हुआ है। पर डजन में ये रेट पूछा हुआ है। 144 तो उसने खरीदे ही थे। तो 396 का उसको टोटल पड़ा। अरे यार बार बार उल्टा लिख दे रहा हूँ। टोटल ऑरेंजेस उसने खरीदे थे 144, तो टोटल प्राइस उसको मिला इतना। तो पर प्राइस क्या हो जाता? सिर्फ ये 2 डिवाइड, लेकिन उसको दर्जन के हिसाब से पता करना है। तो 12 इसको एक बार 12 काटेगा, 12 3 36, 12 3 36, यानी 33 रुपये पर डजन वो बेचेगा। ठीक है, आगे बढ़े। राम्स प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स हिज सन प्रेजेंट एज। लेट, जो राम की एज है, राम की जो एज है अगर मान लो वो क्या है x, तो ये 4 टाइम है कितने की? उसके सन की एज की। जो उसके सन का एज है वो x है। 5 years hence राम विल बी थ्राइस हिज सन्स एज एट दैट टाइम। ओके, 5 years hence मतलब 5 साल के बाद राम जो है वो 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे की उम्र का। यानी कि 4x + 5 बराबर 3 गुना हो जाएगा किसके? x के। प्रेजेंट एज x + 5। ठीक, दोनों को सॉल्व करो। 4x + 5, 3x + 15, x इधर आ जाएगा और ये बचेगा 10। यानी कि जो उसके बेटे की उम्र है वो x है, तो राम की उम्र क्या हो जाएगी? 40।
40 और 10। ठीक, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है सारे क्वेश्चंस। द 2/3 ऑफ द चिल्ड्रन इन स्कूल आर द एज ऑफ ग्रुप 1 से 12। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाऊ है, तो समझने की कोशिश करना। 1 से 12 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, जो ये एज ग्रुप है, उसमें टोटल बच्चे कितने हैं? 2/3 है। मतलब कि अगर टोटल मेरे पास 1 है तो उसमें से 2/3 क्या है? 1 से 12 के एज ग्रुप में है। ऑफ दीज 3/4, मतलब इसमें से जो 3/4 हैं, ऑफ दीज 3/4 यानी कि 2 दूना के 4, 3 एकम 3 यानी 1/, जो इसमें से 2/3 के आधे बच्चे हैं वो क्या है? 1 से 8 ईयर्स के बीच के हैं। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 9 to 12, यानी कि मेरे पास 1/, तो ही तो बच्चे बचे, क्योंकि इसका 3/4 आधा हुआ, तो 2/3 में से आधे ही तो बच गए हैं। बताओ, क्लियर है? आगे बढ़े। बोलो, आधे बच गए। अच्छा, ओके, आधे बच गए, लेकिन मुझे यहाँ ये निकालना है कि जो बचे हैं उसमें से 9 से 12 के एज के बीच में कितने हैं। मतलब कि 2/3 जो कि 1 से 12 तक थे, उसमें से 9 से 12 में कितने बच गए, तो इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि 2/3 में से जितने बच्चे नहीं हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 6, 4 - 3 यानी कि 1/6। 1/6 हो जाएगा इसका सही उत्तर। विच हैज़ गिवन द स्लोगन डू और डाई, महात्मा गांधी। आधी दुनिया, क्या पूरी दुनिया जानती है, पूरी इंडिया जानती है कि महात्मा गांधी ने डू और डाई दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पे। स्लोगन देखो, अनिल बॉट 100 eggs एट ₹6, मतलब कि 100 अंडों की जो कीमत है वो खरीदा 6 रुपये पर अंडे, तो उसको कितने का पड़ा? 600 रुपये वो दे के आया। अब उसमें से 25 अंडे ऐसे हैं जो 10% प्रॉफिट पे वो बेचा। 25 अंडे का जो दाम था पर अंडे का 6, और 10% प्रॉफिट हुआ, मतलब 110 डिवाइड बाई 100। इसको जब करो क्या आएगा भाई बताओ? 25 चौके 100, 4, 1.5, 1.5 का करो 15 0 0, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 10 1 16, यानी 165। ठीक, 165 ही तो हुआ। अब 25 जो बाकी के और अंडे हैं उसने 25% लॉस से बेच दिया, यानी कि लॉस हो गया 25%, तो ऊपर क्या आ गया? 75, और नीचे 100 ही रहेगा। 25 चौके, फिर से ये 1.5, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 15 × 5 = 75, 105 और 7 112। और क्या बचा? ये तो ये इसका CP हो गया, ये SP1, ये SP2, और एक आखिरी के जो 50% अंडे थे वो उसने 20%, 50 अंडे थे उसने 20% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी 120। अब इसको काटो, 2 60, 6 6 360, यानी कि 360। इन तीनों को जोड़ दो, 112, 165 और 360 को, 112.5, 360.00, 165.00 जोड़ो, क्या आएगा? 5 2 7, 6 12 1 13, 637.5। यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये 3 है। 6.35% इसको प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि कितने में खरीदा था? 600 में से। बेचा कितने में से? कितने में बेचा इसको? 637.5 में। तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ? 7 और 3 पॉइंट इतना % इसको प्रॉफिट हो गया। 6.35 प्रॉफिट, क्योंकि इतने में से अभी इस पे CP पे कैलकुलेट करोगे तो ये 6 से इसको काटो, 6 × 36 पॉइंट, फिर से 6 बार जाएगा। ठीक, आगे आ जाओ। कलकत्ता calculate amount for ₹37.500 at the rate of comment। अच्छा, ये पॉइंट नहीं है, ये
37,500 है एट 8% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर हाफ, ये 1.5 साल, 1/2 ईयर्स, जो कि वहाँ दिया हुआ है। एक चीज़ देखो, जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाता है तो रेट क्या हो जाता है, आधा, और टाइम क्या हो जाता है, 2 गुना। टाइम क्या है, 1/2, तोड़ो इसको, 2 1 9 2, 3/2, 2 गुना हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 3 साल। रेट क्या है 8%, आधा करोगे क्या हो जाएगा, 4। ठीक, मेरे पास पता है मुझे रेट क्या है 4, टाइम क्या है 3, रेट निकाल दिया मैंने 4, टाइम निकाल दिया 3। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल जो भी है 1 + R/100T। प्रिंसिपल क्या है 37,500, रेट कितना है 1 + 4/100, टाइम क्या है 3, 4 इसको कितनी बार काटेगा, 25 बार, मतलब ये क्या हो जाएगा 37,500 इंटू 25 + 1 क्या हो जाएगा 26, डिवाइड बाई 25 और पावर 3। कैलकुलेट करोगे तो 42 कैलकुलेट करोगे इसको तो इसका आपका जो आंसर आएगा 42,812.4 आएगा। ये कैसे करना है भाई, 37,500 को 26 का क्यूब है ना, वो 26 26 26, नीचे 25 का क्यूब है, 25 25 25, बस काट दो, सिंपल। व्हाट कॉजेज सुनामी, अच्छा, ओहो हो, सुनामी क्यों होती है, मान लो ये एक बड़ा बेसिक सा सिंपल सा तरीका बताता हूँ सुनामी क्यों होती है। मान लो यहाँ अर्थक्वेक आया, ये पृथ्वी है, इसके अंदर ये समंदर है, यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया, ऐसे 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 ऐसे, और इतनी ज़मीन खिसक गई। अब ये ज़मीन जो है ये यहाँ पर खिसक गई, इतनी ऐसे गैप बन गया, इसके बीच में जो पानी घुसेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, मतलब कि पानी घुस गया, अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक करी, पानी घुस गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर क्या क्रिएट करेगा, सुनामी, अंडर सी अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर होगा और उसकी वजह से सुनामी आएगी। PYQ ऐसे तो यार तैयारी की होगी, PYQ तब होता है जब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, अब आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करना है, इसलिए नहीं कि हर चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाए, वरना एक्सप्लेन करने के लिए तो 100 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4-5 घंटा लगेगा, पूरा सिलेबस RRB का पढ़ा दूंगा 1 महीने में, लेकिन यहाँ मैं क्यों PYQ प्रैक्टिस कराने। ठीक है भाइयों, व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगिका, ओके, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। इस चीज़ को याद रखना, 180 डिग्री हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ो। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेंस इन आवर आइज़, कभी भी देखो कोई आँख से डबल बैटरी इंसान रहता है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, उसको आँख के आगे एक लेंस लगवाता है, ये मान लो आपकी आँख है, ठीक, और इसके आगे एक और लेंस लगता है, ये क्या करता है, जो ये फोकल लेंथ होती है इसको फोकस करता है, ठीक, कहाँ पे, आपके कॉर्निया पे। आइस के स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तब समझ में आएगा, इसके कॉर्निया पे ये फोकल लेंथ को चेंज करता है, जिसका असर कहाँ होता है, आपके रेटिना पे। बायो का सिलेबस पढ़ते समय आपको ये अच्छे से एग्जैक्टली समझ में आएगा कि रेटिना के ऊपर फोकस करने के लिए चेंज द फोकल डिस्टेंस ऑफ द आई। ठीक, आगे बढ़ो। ए इज द सन ऑफ बी एंड द फादर ऑफ सी, हाउ बी इज रिलेटेड। ओके, ए जो है
वो बी का सन है, ठीक, लेकिन फादर ऑफ क्या है, सी। हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, इन दोनों के बीच का क्या है। अब इसका ये बेटा है लेकिन इसका बाप है, तो जाहिर सी बात है ये इसका या तो दादा हुआ या दादी हुई। यहाँ ये तो दिया नहीं कि ए इनका जो बी है वो फादर ही है, तो यहाँ पे कैनॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। कई लोग इसका आंसर लगा के आएंगे ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड मदर क्यों नहीं हो सकता। ए बेटा दिया हुआ है, ये थोड़ा ना दिया कि आदमी का बेटा है कि उसके जो मम्मी है उनके हिसाब से रेफरेंस में दे रहा है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेमोरियल टू डेड पर्सन। ओके, बीबी का मकबरा जरूर के बीबी के लिए बना हुआ है। ताजमहल का मकबरा सबको पता है, खूबसूरती के पीछे लोग इतने अंधे हैं कि भूल जाते हैं कि वो एक कब्र है, कोई घूमने की जगह नहीं। हमेशा याद रखो ताजमहल की ब्यूटी को इंस्पायर करने वाले लोगों की वो एक कब्र। चार मीनार मियाँ हैदराबाद आती, चार मीनार घूमती, ये कुली कुतुब शाह जो थे उन्होंने बनाया था। प्यार से इससे याद रखना, कुली चार मीनार, हैदराबाद आती, चार मीनार घूमती, हैदराबाद में बनवाए थे। क्यों बनवाए थे उसके पीछे का रीज़न भी जान लो। प्लेग का इरेडिकेशन हुआ था, प्लेग पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, इरेडिकेट करवा दिया था। इसीलिए चार मीनार को एक मेमोरियल टू डेड पर्सन नहीं, बाकी सारे जो हैं ये सारे ये मरे हुए लोगों के लिए बनवाए गए हैं। नेम द टू टीम्स दैट प्लेड द फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल। सबको दुनिया को पता कनाडा यूएसए, कनाडा यूएसए, कनाडा और अमेरिका ने 1844 में पहला यूएस मैच खेला था न्यूयॉर्क में शायद, हाँ 1844 में न्यूयॉर्क में खेला था। 1844 में न्यूयॉर्क में ये मैच खेला गया था। अब तो दोनों ही टीम का कोई पता नहीं था, ठिकाना नहीं लग रहा है। विच ऑफ द विलेज टू बी बिल्ड कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल किसने बनाया था, नरसिम्हा देव वन ने। कहाँ पे कोणार्क टेम्पल कहाँ है, उड़ीसा में नरसिम्हा देव वन ने बनवाया था। आगे बढ़ते चलो साथियों। 2014 लोकसभा 16वीं बार हुआ था, 16th टाइम हुआ था जिसमें ये जीते थे मोदी जी। 294 सीट थी शायद। कमेंट करके बताना कि 2014 में 16वां जब लोकसभा इलेक्शन हुआ था तो 294 सीट शायद भाजपा ने जीती थी। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस वर आंसर्ड बाय दिव्या। अच्छा, ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो, इस क्वेश्चन को स्किप कर दो। ग्राफिकल क्वेश्चन है कि 4 स्टूडेंट्स हैं, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। अब किसने कौन सा क्वेश्चन सही किया, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें डिटेल में ग्राफ दिया हुआ। वो क्वेश्चन मैं आपको अलग से करवाऊंगा, इस क्वेश्चन को भी आप स्किप कर दो। सेरा ओके, ये भी एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, स्किप इट प्लीज। हाँ, अब आ जाओ ये बायो के क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन। हमेशा याद रखना प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ ही एक ऐसा चीज होता है जो कि सिंगल यूनिसेलुलर, एक सेल होता है, उसमें एक ही सेल होता है, इसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं। इन विच स्टेट द फेमस करला बुद्धिस्ट केव्स इज लोकेटेड। करला बुद्धिस्ट स्टेट जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में स्टेट है ये। महाराष्ट्र में एक बड़ी खूबसूरत जगह है लोनावला। लोनावला एक मेरे बहुत खास मित्र हैं, जानने वाले हैं, जो हमेशा वहाँ पढ़ने रहते हैं, लेकिन जब भी छुट्टी मिलती है लोनावला ज़रूर जाते हैं। कहते हैं वहाँ का वैसा नज़ारा और वैसा नज़ारा दोनों ही काफ़ी अच्छा है। ठीक। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रीसर्व्ड रिमेन्स ऑफ ट्रेसेस ऑफ एनिमल, प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम रिमोट पास्ट इज कॉल्ड। देखो,
पैलियोनोटोलॉजी, जीवाश्म हिंदी में बोलते हैं, जीवाश्म विज्ञान। किसी भी मरे हुए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनकी स्टडी को जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं। इसको आर्कियोलॉजी से मत करना, आर्कियोलॉजी स्टडी वो जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनकी स्टडी को कहा जाता है। कई लोग इसमें भी गलत करके आ जाए। हु इन्वेंटेड थर्मोस्कोप? गैलीलियो गैलीली इतना अच्छा नाम मुझे लगता है इसका। गैलीलियो गैलीली ने इसको बनाया था 1563 में। बाद में इसको 18th सेंचुरी में नीचे मरकरी वगैरह लगा के थर्मोस्कोप को क्या बना दिया गया? थर्मोमीटर। अच्छे से इसको डिजिटलाइज मतलब प्रिसाइज करके थर्मोमीटर का नाम दे दिया गया। 1563 में थर्मोस्कोप बना था। 1 डिकालीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? ओके, 10 लीटर्स होता है। किंग हेनरी वाला तो सबने पढ़ा होगा। किंग हेनरी किलो हेक्टो डेका लीटर। अगर इससे याद ना हो रहा हो तो ऐसे कर लो, किलो हेक्टो डेका लीटर। मतलब कि इससे इस पे जाना है तो मुझे 10 और बढ़ना पड़ेगा, 10 और 10 और। अगर हेक्टो पूछता तो 100, ये पूछता तो 1000, ठीक? तो 10 लीटर का फ़र्क होगा। हर एक स्टेज पे 10 10 10 10 बढ़ता जाता है। इन इंडिया हु इज़ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट? ये एक महाशय हैं जो कि क्या है? गवर्नर है। ये एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है। अब इनके वैसे तो कहने को ये हेड हैं, लेकिन इतने कुछ लोग और बैठे होते हैं। ये लोग कौन है? ये लोग कौन है भाई बताओ? इससे आपको एकदम एग्जैक्टली याद हो जाएगा। ये लोग नेता लोग हैं, असेंबली बनाते हैं, इनको ये सजेशन देते हैं कि ये पास करिए। इनकी मजबूरी है कि इनको करना ही है, तो ये एग्जीक्यूटिव हेड बोले जाए। जैसे प्रेसिडेंट है ना, बस नाम का प्रेसिडेंट, वैसे स्टेट में गवर्नर होता है, बस नाम का गवर्नर। कुछ डिसीजन नहीं ले सकता है वो, सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर वो एक कोई बिल को पास करता है, ठीक? व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? सब लोग यही पढ़े होंगे कि शेप ऑफ अर्थ ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे आप गलत है। शेप ऑफ अर्थ कुछ कुछ ऐसा होता है। ये है अर्थ का शेप, यानी कि ऑब्लेट स्फीयर इसको बोला जाता है प्रिसाइज लैंग्वेज में। आगे बढ़ो। इन एक्रोनिम ब्रिक्स द लेटर बी स्टैंड फॉर? सबको पता ब्रिक्स कंट्री कौन है? बी मतलब ब्राज़ील, आर मतलब रशिया, कहाँ गया? हाँ, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना, एस मतलब साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्री को मिला के ब्रिक्स बनाया गया। तो यहाँ पर ब्रिक जो है कि ब्राज़ील के लिए। यार बांग्लादेश किसने लिखा रे? कौन है ये बदतमीज? बांग्लादेश को भी कोई लेता है क्या? अरे जाओ भाई। अ टैंक इज फिल्ड बाई टैप एक्स एंड वाई सेपरेटली इन 5 घंटे 10 घंटे। 2 पाइप जा रही है, एक 5 घंटे में भर रही है, एक 10 घंटे में भर रही है। अनदर टैप जेड कैन, ये कुपात्र आदमी बेकार है जो जेड टैप है, ये पानी निकाल रहा है। 1-2 डाल रहे बेचारे, ये निकाल रहा है। कितने देर में निकालता है? 20 घंटे में। तो अब ये बताओ हाउ मेनी आवर्स टैंक को लगेगा उसको भरने के लिए, क्योंकि एक तो इसमें नालायक है जो निकाल रहा है। तो 1 घंटे में एक्स कितना भरेगा? 1 घंटे में 5 को सीधा उल्टा लिख दो 1/5, और वाई उसके साथ मेहनत कर रहा है, वो भी 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/10। लेकिन जो ये नालायक है जो 20 घंटे में खाली कर रहा है, उसको माइनस कर दो। इसका एलसीएम ले लो 20, यानी कि 4 + 2 + 5, 20 को 4 बार जाएगा, 10 2 बार जाएगा, -1, क्योंकि 20 के इसके नीचे 20 ही है। तो 5/20 यानी कि 1/4। इसको उल्टा करोगे तो 4 आ जाएगा। स्टार्टिंग में इसको उल्टा करो और एंडिंग में उल्टा करो, 4 इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 2 भर रहे हैं बेचारे, 1 खाली कर रहा है।
इन ए कंपनी 10 एम्प्लॉयज गेट ए सैलरी ऑफ 36,200 एंड 15 एम्प्लॉयज गेट ए सैलरी ऑफ 33,550. व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज? कुछ 10 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि 36,200 पाते हैं, 15 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कि 33,500 पाते हैं. लेकिन टोटल एम्प्लॉयज की संख्या एवरेज निकालने के लिए 10 + 15 करोगे, यही तो करोगे. अब इसको जोड़ो, 362,000 प्लस 15 से मल्टीप्लाई करो, 0 0, 15 × 5 = 75, 7, 15 × 3 = 45, 7 52 और 52 5 कैरी, 15 × 3 = 45, 5 50. इसको कितने से डिवाइड करोगे? 25 से. ये कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा 35,610. यही आना चाहिए, 35,610, 34,610. अच्छा, इसको कल वो 34,610 आएगा. आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करें इसको. फाइंड द ऑड वन आउट. ऑस्ट्रिच, क्रो, पिजन. अरे ऑस्ट्रिच है भाई, बड़ा वाला. देखो जब भी रेत में तूफान आता है, गांव में कहावत है कि रेगिस्तान में सर गाड़ लेने से कभी भी तूफान ख़त्म नहीं हो जाता है. तूफान वैसे रहता है, बस हम अपना मुंह अंदर ढक लेते तो दिखता नहीं है. ऑस्ट्रिच वही है जो तूफान आता है रेगिस्तान में तो अपना सर अंदर धंसा लेती है, लेकिन वो उड़ नहीं पाती है. फास्टेस्ट रनिंग बर्ड है, फास्टेस्ट रनिंग बर्ड है जिसका खूब बड़ा अंडा होता है. एक बार तो मैं ऑस्ट्रिच के अंडे का ऑमलेट बनाया था, सीढ़ी पे नहीं चढ़ा पा रहा था भाई. अरे यार चलो कोई बात नहीं, पता चल गया ना. आगे बढ़ते हैं. इफ a² - b² + a + b. ओके, इस 25. फाइंड a + b. ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है, ये डिवाइड है. ये क्या है? डिवाइड. तो ये a² - b² का सबको पता है क्या हो जाता है भाई, a + b. इसको ओपन करोगे, a - b. नीचे डिवाइड में क्या है? a + b. इसके बराबर क्या है? 25. तो a + b से a + b कट गया, a - b क्या आ गया? 25. ठीक है, 25 हो जाएगा इसका सही उत्तर. करेक्ट. 17 क्वेश्चन और हमारे अब रह गए हैं. अरुणा असफ अली इज रिमेंबर्ड फॉर होस्टिंग द इंडिया नेशनल फ्लैग एट बॉम्बे में. शायद गलवीन वो था ग्राउंड था, गैटफलिन ग्राउंड था शायद. ग्वालिया, टैंक ग्राउंड. अरुणा आसफ अली जो कि पैदा हुई थी, उनका नाम अरुणा गांगुली था, बट कुछ कारण की वजह से वो अरुणा आसफ अली बन गई. वो तो छोड़ते हैं, नहीं तो काफ़ी 1942 में ये हुआ था. ठीक, आगे बढ़ो. ए मैन सेल्स ए टेबल एट ₹4200 एंड इनकर्स लॉस ऑफ 25%. एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द सेम टेबल टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 25%. एक आदमी है जो कि 25% लॉस पे एक टेबल बेचता है, तो उसको 4200 रुपये में बेचता है. मतलब कि उसका 125% कर लो 4200 का, तो वो उसका ओरिजिनल सीपी आ जाएगा. ठीक, पच्चीस पंचे 25 चौके 4 1 9 4. और क्या बचा? 4 पंजे में 5250 जो था उसका सीपी था ओरिजिनल. अब उसको किस प्राइस में वो सेल करे ताकि उसको 125% का प्रॉफिट हो. 125% का प्रॉफिट फिर उसको चाहिए, तो फिर से 125 से मल्टीप्लाई कर दो. $7,000 इसका सही आंसर है. अब इसको ये मत कहना कि मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता. 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 दूना के 10, 5 पंजे 25. इसको काट दो, 12.5 आ गया भाई बंधु, 7,000. आगे बढ़ते हैं. व्हाट परसेंटेज इज 1 मिनट
एंड 12 सेकेंड्स ऑफ 1 आवर। ओके, बड़ा ही सिंपल सवाल है। 1 मिनट 12 सेकंड क्या होता है? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 12 सेकंड और दिया है, क्या हो जाएगा? 72 सेकंड। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। तो ये इसका कितना परसेंट है? 72 डिवाइड बाई 36%। 2 0 से 2 0 कट गया, 36 दुना के 2% हो जाएगा सही उत्तर। कितना इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4? स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये बताओ कोई क्वेश्चन है? 4 इंटू 2 8, ये बताओ कोई क्वेश्चन है? ये RRB, रेलवे रिजर्व बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, NTPC, नॉन टेक्निकल पॉपुलर पोस्ट, हाँ ये एग्ज़ाम देखे गए हैं लोग। मेरे मन में से उनकी इज्जत कम हो गई, लेकिन क्या करें, सरकारी नौकरी का सवाल है। व्हाट इज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्स? चेतक, सबको पता है। चेतक हल्दी घाटी की बैटल में जो कि शहीद हो गया, उनके साथ आगे बढ़ते हैं। लड़ा करता था। जूलिया वॉक टुवर्ड्स द नॉर्थ फ्रॉम हर हाउस। जूलिया क्या की? ये मैप तो सबको पता होगा दुनिया में, ऐसा भी कोई है जिसको नहीं पता है? नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। जूलिया अपने घर से नॉर्थ की तरफ निकली, ये उसका घर है। आफ्टर सम टाइम शी टर्न टू हर लेफ्ट एंड लेटर टर्न टू राइट। लेफ्ट गई फिर राइट गई, एंड देन शी टर्न राइट, एक बार फिर वो राइट गई। ठीक। विच डायरेक्शन नाउ इज फेसिंग? ईस्ट। कैसे ईस्ट? क्योंकि अभी ये उधर की तरफ देख रही है। उधर क्या ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट, इधर क्या है नॉर्थ, इधर क्या है साउथ। ठीक, आगे बढ़ो। A man traveling by bus finds that the bus crosses 35 इलेक्ट्रिक पोल्स। 35 इलेक्ट्रिक पोल्स वो क्रॉस कर रही है 1 मिनट में। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव पोल्स इज 50 मीटर। डिस्टेंस क्या हो गई? 35 पोल वो क्रॉस कर रही है, जो कि हर एक पोल 50 मीटर की दूरी पे है। 5 5 25, 5 या 15 दिन 18, यानी कि 1850 मीटर की टोटल डिस्टेंस है। ठीक। और टाइम कितना ले रही है? 1 मिनट। टाइम कितना ले रही है? 1 मिनट। अब इसको 1850 मीटर की डिस्टेंस वो क्रॉस कर रही है 1 मिनट लेकर। 5 या 15, 5 बजे 25, 1750 हुआ ना। 1750 मीटर की जो डिस्टेंस है वो उसको पार कर रहा है कितने देर में? 1 मिनट में। तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड पूछा है, किलोमीटर पर आवर में। ये देखो सारे ऑप्शन किस में है? किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 18/5 से करते हैं। 15 तियाँ 15 पंजे 18 को मल्टीप्लाई कर दो, 18 पंजे 90। कैसे आ रहा है भाई? 1 सेकंड, अच्छा 1 मिनट है ये। ओके 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 ओके। आवर में करने के लिए सबसे पहले 1 मिनट में 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। 18/5 इंटू 60। अब इसको काटो, ये क्या आएगा? 350, 0 से 0 गया, 6 तियाँ के 5 तियाँ 15, 3 तियाँ के 9 1 10, 105 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही हो। आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ आगे, रुकना नहीं। मीना टुक अ लोन ऑफ ₹27,000, 2,75,000 फॉर ए कार फ्रॉम ए बैंक। शी पेड एन इंटरेस्ट ऑफ 8% per annum, which got settled after 3 years. At the time of settlement, she gave her old scooter to the bank and paid amount of 3,35,000. What is the price of scooter? थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, शॉर्ट में समझाऊंगा। PYQ सीरीज है, देखो कितना शॉर्ट में बता दूंगा, पता नहीं चलेगा तुम्हें। एक लोन लेती है, सबको पता है, PRT by 100। तो लोन का अमाउंट क्या है? 2,75,000। कितने समय के लिए? 8% के लिए ली,
2 साल के लिए, ठीक, 3 साल के लिए ना, अच्छा ये पर एनम है, P% है, 3 साल के लिए, तो 2,75,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 और साल 3, 2 0 से 2 0 चला जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा एक्चुअल अमाउंट पेएबल 3,41,000 रुपये। इतने पैसे उसको भरने थे, ठीक। अब उसने क्या किया है कि 3,35,000 रुपये जो उसका कार और अलग से वो उसने भर दिया। अब उसको रिमेनिंग कितना और भरना है, 0 0 0, एक में से 5 गया 6,000 रुपये और भरने हैं, 6,000 रुपये। क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी था जो ऐसा लगे कि नहीं किया जा सकता है? और 9 क्वेश्चंस टू गो। कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ये तो भाई नेशनल सवाल है, ये सर डांस होता है, क्लासिकल डांस है, आंध्र प्रदेश का डांस है। The 3 bells ring at intervals of 15 minutes, okay, 20 minutes and 30 minutes. If they ring at 11 बजे एक ये घंटी जो है 11 बजे बजती है और 3 घंटियां हैं ऐसी सेम। इंटरवल्स क्या है उनका, 15 मिनट। ये एक घंटी है जो हर 15 मिनट बज रही है, उसके बगल वाली हर 20 मिनट बज रही है और उसके अगल वाली हर 30 मिनट बज रही है। तो एलसीएम निकाल लो सबसे पहले, इसका एलसीएम निकाल लो। 1/15, 15, 20, 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ, 60। तो 60 करने के लिए क्या करोगे, 4 3 2, मतलब कि 15, 20 और 30 का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 आ गया इसका एलसीएम, यानी कि 60 मिनट के बाद ये सारी घंटियाँ एक साथ बजेंगी। मान लो 60 मिनट एक इंटरवल हो गया उसमें 15 वाली कितनी बार बज रही होगी, चौथी बार बज रही होगी, 20 मिनट वाली तीसरी बार बज रही होगी और 30 मिनट वाली दूसरी बार। मतलब कि ये एग्जैक्टली 1 घंटे बाद यानी कि 12 बजे एलसीएम निकाल लो, पता चल जाएगा कि 12 बजे ये दोबारा से रिंग कर रही होगी। फाइंड द ऑड वन आउट। ओके, लेट अस फाइंड ऑड वन आउट। ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, ये क्यूब नहीं है, 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, मतलब 30 हमारा ऑड वन आउट है। ये 30 है क्योंकि सब ये क्यूब है, एक एक के 2 3 5 और 6, ये 1 का क्यूब है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीजेस वेवलेंथ, फिजिक्स का एक फार्मूला है कि फ्रीक्वेंसी बराबर v बराबर लैम्डा। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये लैम्डा के, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये बढ़ेगी तो ये कम होगी, अगर ये कम होगी तो ये बढ़ेगी, मतलब उल्टा चलते हैं, ठीक। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीज होगी, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद द एटॉमिक वेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। कभी भी केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला पढ़ोगे कि ये क्या है, C12 एटम है, इसी से हमेशा एटॉमिक वेट कैलकुलेट होता है। C12 कार्बन 12 एक होता है जिससे कभी भी हम एटॉमिक वेट निकालते हैं। मान लो मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि इस पेन का जो वेट है वो मेरे वेट से कितना ज़्यादा कितना कम है, तो ये पेन कार्बन 12 एटम है जो उसका वेट है। अब मैं इसी से कंपेयर करके सारे दुनिया के जितने भी एटम्स होंगे उनका वेट निकालूंगा। एटॉमिक वेट इसको बोला जाता है, यानी कार्बन का जो इसका बेसिक तो कार्बन 12 है लेकिन कार्बन उसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट में देखो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है, एशिया, फिर क्या है, अफ्रीका, फिर क्या है, एशिया अफ्रीका, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो जाएगा। इसके बीच में साउथ अमेरिका भी आता है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक।
विच ऑफ द फॉलोइंग जोन। अच्छा एक चीज़ देखो, जो पानी काफ़ी दिन से जमा हो जाता है नदी किनारे पोखरे वगैरह में, देखे होगे कि हल्का सा बबल और ऐसा ग्रीन ग्रीन सा जम जाता है, उसको मार्स गैस बोलते हैं, जो कि एक फॉर्म है किसका मीथेन का। जो बबल्स होते हैं वो एक गैस होती है जिसको मार्स गैस और मीथेन दोनों ही नाम दिया जाता है, काफ़ी हार्मफुल होता है। राज स्कोर्ड 67, 69, 78 एंड 88 मार्क्स इन 4 सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो उसने स्कोर कर लिया। अब उसको एवरेज मार्क्स कितना चाहिए, 80। भैया अभी तक तो बड़े दूर दूर तक है, अब इसको जोड़ो 67, 69, 78 और 88। 80 मार्क्स के लिए उसको एवरेज चाहिए 5 सब्जेक्ट में, तो टोटल 400 मार्क्स उसको स्कोर करने हैं। अभी तक वो कितने स्कोर कर रहा है 8, 8, 16, 9, 25, 7, 32 यानी कि 3, 6, 6, 12, 3, 15, 7, 22 और 302 मार्क्स अभी तक वो स्कोर कर पाया। मतलब आखिरी सब्जेक्ट में अगर 400 तक पहुंचना है तो उसको और कितने मार्क्स चाहिए, 98 चाहिए। राज के तो लग गए पूरे अच्छे तरीके से, अब तो 98 उससे आने से रहा। क्वेश्चन खत्म। यहाँ होती है आरआरबी की पूरे 1 साल की क्वेश्चन जो 2016 में आया था शिफ्ट 1 में ख़त्म। ये CBT 1 का है, CBT 1 जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, आपका साइंस और मैथ आता है। और अगर ऐसे क्वेश्चन या PYQ की ज़रूरत हो तो कराना और कमेंट करना, तुरंत उसको करवा दिया जाएगा। वरना आपकी CTT क्लास रेगुलर टाइम से आती रहेगी। और साइंस की भी सीरीज़ है, वो भी हम कर रहे हैं, वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, पढ़ते रहो। थैंक यू ऑल, लव यू, बाय।